बाल मनोविज्ञान के 10 अंक के 10 प्रश्नों की पूरी तैयारी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हॉस्टल वार्डन का नया सिलेबस व्यापम द्वारा जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग सारा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। तो यदि जितना मैंने आपको बताया है मैं यकीन दिलाता हूं उतनी आप तैयारी कर लेते हैं तो 10 के 10 प्रश्न आपसे बनेंगे और ये 10 के 10 की अंतिम स्थिति तक ले जाने के लिए हमारा जो हॉस्टल वार्डन 2024 को लेकर के ऑब्जेक्टिव बुक है इस पे काम चल रहा है। संभावना है कि 20 अप्रैल तक ऑब्जेक्टिव बुक जो है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी और 10 अप्रैल तक सब्जेक्टिव बुक जो है उपलब्ध हो जाएगी। एग्ज़ाम किसी भी स्थिति में 30 जून के पहले होगा नहीं, तो इसी मौके का आपको फ़ायदा उठाना है और इस दोनों किताब और क्लास को मिला करके ऐसी ज़बरदस्त तैयारी करनी है कि टॉप 10 के 10 पूरे के पूरे इसी सेगमेंट से आ जाए। एक नई जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें हॉस्टल वार्डन के 300 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना। अभी पदों की संख्या बढ़ने की संभावना लगभग है, पूरी तरह से पदों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करते समय पूर्व स्वीकृत पदों को शामिल नहीं किया गया है वित्त विभाग से। तो वित्त विभाग से पूर्व स्वीकृत पद 600 और हैं, तो अब संभावना ये है कि 300 और प्लस 600 लगभग 900 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर अभी नजर आ रही है, या तो इसी एग्जाम में पदों की संख्या को बढ़ा दी जाएगी, वो 300 से 900 हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष में हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा फिर से आयोजित होगी और उसमें 600 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। सिलेबस पैटर्न सब सेम रहेगा, ठीक है। तो अगले साल हो तो भी आपको फायदा है, या इस बार पदों की संख्या बढ़ जाए तो भी आपको फायदा है, क्योंकि अब जहां तक सिलेक्शन लिस्ट में जो 300 की सिलेक्शन लिस्ट में लगभग 150-200 स्टूडेंट मेरे रहेंगे, ऐसा मैं सोच रहा था, तो अब 900 की सिलेक्शन लिस्ट में 700-800 स्टूडेंट मेरे रहेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो जो भी होगा इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको समय के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल इन चीजों पे दिग्भ्रमित नहीं होना है। मैं बार बार कहता हूं अपने मूल उद्देश्य पर, अपने लक्ष्य पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। सिलेबस में क्या बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब देखना बताना हमारी जवाबदारी है। आपका उत्तरदायित्व जो है पूर्णतः निर्देश और मार्गदर्शन का पालन करते हुए, आत्मविश्वास बनाए रखते हुए अपनी तैयारी को दिन ब दिन आगे बढ़ाते जाना है। किसी दिन क्लास नहीं आती, उसके पीछे काफी सारे कारण होते हैं। आप मेरी बात करो या सौरभ सर की बात करो, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि एक भी दिन का हमारा क्लास छूटे, लेकिन अभी जस्ट लाइक पिछले 2 दिनों से हमारा जो ऑनलाइन वाला पूरा पोर्शन है, अब हो क्या रहा है, क्लास हो रही है पूरी तरह से निःशुल्क और आपकी तैयारी करवाई जा रही है पूरी ईमानदारी से, दिल से। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, तो किसी के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया कि हमारा यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन सेगमेंट ही करप्ट हो जाए। हालांकि बोलते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो कोई कितना भी बिगाड़ना चाहे, यदि बनना किस्मत में लिखा है और बनने की हमारी नीयत है, बनाने की हमारी नीयत है, तो कोई अपनी सारी ऊर्जा भी लगा ले तो भी वो हमको बर्बाद नहीं कर सकता, या फिर हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। तो क्लासेस पूरी होंगी, सिलेबस पूरा होगा, इस बात में 0.1% भी डाउट नहीं है, चाहे आप मेरी बात करो चाहे सौरभ सर की बात करो। आज से संविधान वाले पोर्शन में हम बात करना स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन है उसके अंतर्गत देखिएगा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, लोकसभा राज्यसभा चुनाव से संबंधित जानकारियां के साथ साथ आपका सूचना का अधिकार, ये सब पाठ्यक्रम में शामिल किया हुआ है। आप सभी को इस बात में समस्या जरूर होगी और बहुत सारे मैसेज इस रिगार्डिंग मुझे जरूर मिले हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कहता हूं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सोचना आपका काम नहीं है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। अब संविधान के सिलेबस में 2 अंक के 2 प्रश्न आने हैं, जैसा सिलेबस में मेंशन किया हुआ है।
आप उसके लिए पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। इवन जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें संविधान के लगभग 400 क्वेश्चंस को सिलेक्टेड मैं उसमें कलेक्ट कर रहा हूं। उस 400 क्वेश्चन को ही आपने सॉल्व कर लिया ना, तो ये 200 क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। इन भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा हो, संविधान के क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारी रेगुलर क्लासेस है उसमें जो मेन सिलेबस है हमारा, उसके जितने भी पॉइंट्स है उसी पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज की क्लास में मैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के ऊपर पहले चर्चा करूंगा। और क्लास का कंटेंट बहुत हाई लेवल का है, डिलीवरी अच्छी रहेगी, कमिटमेंट है मेरा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरी क्लास के किसी भी पोर्शन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगली क्लास में मैं उसको क्लियर भी कर दूंगा। वैसे कोई डाउट नहीं होगी, मेरा प्रयास होगा कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट मैं ना छोड़ू, ठीक है। तो देखते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के भाग 3 में है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कितने भाग हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जितने भी भाग हैं, ठीक है, मुझे मालूम है ना कितने भाग हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो जितने भी भाग हैं उनमें से जो भाग 3 है वो मूल अधिकार है। भाग 3 का विषय क्या है? तो भाग 3 का विषय मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो सबसे पहला प्रश्न जिसकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना हॉस्टल वार्डन में लगभग नहीं है, दूसरे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो वो भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है। मूल अधिकार की विशेषताएं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार की विशेषताएं क्या है? अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हायर लेवल क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से पूछना हो या फंडामेंटल राइट्स को डीप डिलीवरी करनी हो, डीप उसको ठीक से समझना हो, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को या इसके विशेषताओं को जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। देखिएगा, संविधान में आपने 2 चीजें देखी होंगी, एक आपका मूल अधिकार है और एक आपका मूल कर्तव्य है। एक आपका मूल कर्तव्य है। तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, भारतीय संविधान का वह हिस्सा है जो लोकतंत्र को स्थापित करते हुए आपको अपने जीवन को सार्थक बनाने की, संपूर्ण बनाने की अनुमति देता है, अधिकार देता है, ठीक है। कितने अधिकार हैं, वो किस प्रकार से हैं, उसका मतलब क्या है, इन सब चीजों की बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, मूल अधिकार एक तरह से क्या है, नियम भी है, कानून भी है ना, जो राज्य के द्वारा जनता को दिया गया है। समझने का प्रयास कीजिएगा, राज्य के द्वारा भारत की जनता को मूल अधिकार समर्पित है, दिया हुआ है। अब यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग जो मैंने किया, इसका मतलब है भारत देश से, है ना भाई, गणराज्य से मतलब है ना। राज्य का मतलब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है। भारतीय संविधान में जहां पर भी स्टेट या राज्य शब्द का प्रयोग हो तो समझिएगा उसका मतलब गणराज्य से है, देश से है, ठीक है। तो राज्य द्वारा जनता को दिया गया है, ठीक है, जनता के लिए। लेकिन ये किसके विरुद्ध? ये राज्य के विरुद्ध दिया हुआ है। किसके विरुद्ध? भारतीय जनता को ये अधिकार दिए गए हैं, किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध, अगेंस्ट ऑफ स्टेट दिया हुआ है, ठीक है, पब्लिक को। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिएगा, मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित होते हैं, मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित होते हैं और ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ये पहला शब्द आपके सामने लिखा है। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि मूल अधिकार की प्रकृति क्या है, तो मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है। इस शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मूल अधिकार की जो प्रकृति है वो कैसी है? तो मूल अधिकार की जो प्रकृति है वो नकारात्मक है, निगेटिव है, ठीक है। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज निगेटिव। क्यों? क्योंकि अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि मूल अधिकार नकारात्मक क्यों है? 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, सही आंसर को सिलेक्ट करना है। तो मूल अधिकार नकारात्मक क्यों है? क्योंकि मूल अधिकार
जनता को राज्य के विरुद्ध दिया हुआ है। मूल अधिकार जनता को राज्य के विरुद्ध दिया हुआ है, मतलब यदि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार या राज्य द्वारा किसी भी भारतीय नागरिक के मूल अधिकार का अतिक्रमण होता है तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग करते हुए पब्लिक या नागरिक जो है वह न्यायालय की शरण ले सकता है। नागरिक जो है न्यायालय की शरण ले सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि यह जनता को राज्य के विरुद्ध दिए हुए हैं। मूल अधिकार सीमित है परंतु निरंकुश नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार सीमित है, मतलब टोटल 6 प्रकार के ही मूल अधिकार है, इसलिए सीमित है, लेकिन निरंकुश नहीं है, मतलब इस पर प्रतिबंध जो है नहीं लगाया जा सकता। फिर आगे देखिएगा, प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई अधिकार, कोई स्थान नहीं है। तो मूल अधिकार में जो चीजें वर्णित है उसमें नेचुरल राइट्स या अनकाउंटेबल राइट्स वगैरह को लेकर के कोई भी प्लेसेस नहीं है। इसके बेसिस पे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध स्थापित नहीं किया जा सकता और मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की जाती है। मूल अधिकार की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी रक्षा की व्यवस्था की जाती है। भारतीय संविधान में भी मूल अधिकार के रक्षा की व्यवस्था मूल अधिकार ही स्वयं करता है। मूल अधिकार में आर्टिकल नंबर 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि बाकी मूल अधिकारों को स्थापित किया जा सके, उसकी रक्षा किया जा सके। तो एक स्टेटमेंट होता है कि मूल अधिकार अपनी रक्षा स्वयं करता है। हाँ, करता है, क्योंकि आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार को मूल अधिकार में ही शामिल किया गया है। ये विशेषताएं हुई, तो इसमें से ये जो पहला पॉइंट मैंने बताया ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार अपनी रक्षा स्वयं करता है या मूल अधिकारों के रक्षा की व्यवस्था की जाती है व्यवस्था द्वारा। ठीक है, अब मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 में अनुच्छेद क्रमांक 12 से लेकर 35, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है। ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। ठीक है, उसमें से भाग 3 मूल अधिकार है और भाग 3 में कहां से कहां तक? अनुच्छेद क्रमांक 12 से 35। तो कभी भी कोई भी चीजें, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा सामने आ जाए जो आर्टिकल नंबर स्पष्ट करता हो और यदि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में वो आर्टिकल नंबर है तो समझ जाइए कि जो भी स्टेटमेंट है वह मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो भाग 3 का अनुच्छेद क्रमांक 12 से 35 में मूल अधिकार को बताया गया है। कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। अब इसमें सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरे शब्दों में इसको समता का अधिकार भी कहा जाता है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद क्रमांक 14 से लेकर 18। तो सबसे पहले आपको ये रटना है, याद करना है कि अब प्रश्न बनता है कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल नंबर 14 से 18। मैच द कॉलम में भी हो सकता है, एक तरफ 4 अधिकार लिखे होंगे और एक तरफ राइट साइड में 4 आर्टिकल नंबर लिखे होंगे। अब मैच द कॉलम से राइट आंसर चूज करना हो तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल क्लियरली मालूम आपको होना चाहिए। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद क्रमांक 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद क्रमांक 19 से 22, मतलब 19, 20, 21, 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद क्रमांक 23 और 24, 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद क्रमांक 25 और 28, 25 से लेकर 28। शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधी अधिकार अनुच्छेद क्रमांक 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद क्रमांक 32। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने बताया कि मूल अधिकार अनुच्छेद क्रमांक 12 से लेकर 35 तक है, तो और समानता का अधिकार पहला अधिकार है, लेकिन ये अनुच्छेद क्रमांक 14 से शुरू होता है। तो अनुच्छेद क्रमांक 12 और अनुच्छेद क्रमांक 13 में क्या बताया गया है?
अनुच्छेद क्रमांक 12 में और अनुच्छेद क्रमांक 13 में क्या बताया गया है। तो चलिए ये मैं आपको पहले बताता हूं। अनुच्छेद क्रमांक 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद क्रमांक 12 में क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा। राज्य शब्द से क्या तात्पर्य है, क्योंकि राज्य की यह जवाबदारी है कि मूल अधिकार को स्थापित करे। आ रही बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे पार्लियामेंट से लेकर के जितना भी सरकारी अर्ध सरकारी तंत्र है वो सभी राज्य की परिभाषा में आता है। जैसे संसद है ना, भारतीय संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो संसद राज्य की परिभाषा में आता है। राज्यों का विधानमंडल मतलब कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल राज्य की परिभाषा में आता है। सभी नगर पालिका मतलब कि नगर निगम, नगर पालिका, परिषद और नगर पंचायत राज्य की परिभाषा में आता है। पंचायत मतलब कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत राज्य की परिभाषा में आता है। अन्य सभी वैधानिक निकाय, विधि द्वारा जिसकी स्थापना की गई हो, वैधानिक निकाय। गैर वैधानिक निकाय, गैर वैधानिक संस्थाएं मतलब जिन संस्थाओं का जो एफिलिएशन है वो राज्य में है। ठीक है। निजी इकाई जो बतौर राज्य की संस्था की तरह कार्य कर रही हो, कोई भी ऐसी निजी इकाई जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है, मतलब एनजीओ वगैरह जो हुए। ठीक है। तो ये सभी जो है किस में आ जाते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। तो एक बहुत शानदार प्रश्न बनता है कि इनमें से क्या राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो राज्य की परिभाषा में क्या शामिल है ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है, तो राज्य की परिभाषा बताई गई है। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। समझ में आया या नहीं आया, तत्काल कमेंट करके आप मुझे बिल्कुल स्पष्ट करें कि अनुच्छेद क्रमांक 12 में क्या बताया गया है। अब सवाल पैदा होता है कि अनुच्छेद क्रमांक 13 में क्या बताया गया है। आर्टिकल नंबर 13, अनुच्छेद क्रमांक 13 में क्या बताया गया है। देखिएगा, मूल अधिकार का आर्टिकल नंबर 13 जो है, अनुच्छेद क्रमांक 13 जो है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, अनुच्छेद क्रमांक 12 में क्या बताया गया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद क्रमांक 13 में क्या बताया गया है, बहुत ही शानदार अनुच्छेद है। और अनुच्छेद क्रमांक 13 को जबरदस्त तरीके से आपको समझना है, बहुत सरल है, बहुत सामान्य तरह से मैं आपको बताता हूं। अनुच्छेद क्रमांक 13 क्या कहता है, ठीक है, विधियां शून्य होगी, शब्द को पकड़िएगा। अनुच्छेद क्रमांक 13 क्या कहता है, विधियां मतलब नियम कानून या जो भी अधिनियम वगैरह बनाए गए, उसका जो भी अधिनियम होंगे, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया हो, किसी भी विषय पर हो, तो जो अधिनियम होंगे उसी को विधियां कहा जा रहा है। ठीक है। तो अनुच्छेद क्रमांक 13 क्या कहता है, विधियां शून्य होगी, 0 होगी, मतलब वो वैल्यूएबल नहीं रहेगी, वैलिड नहीं रहेगी। लेकिन कब, सवाल ये पैदा होता है कि विधियां शून्य होगी लेकिन कब, इसी कब को आप समझ गए तो अनुच्छेद क्रमांक 13 आपको समझ में आ गया। कब, यदि कोई भी अधिनियम या नियम ऐसा हो जो मूल अधिकार पर अंकुश लगाता हो, मूल अधिकार का अतिक्रमण करता हो, मूल अधिकार को स्थापित होने से रोकता हो, तो वो पूरा का पूरा नियम या वो पूरा का पूरा अधिनियम या नियम का वह भाग, वह हिस्सा, वो स्टेटमेंट जो मूल अधिकार पर प्रतिबंध स्थापित करता है, उसका अतिक्रमण करता है, वह प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी। ये न्यायालय द्वारा व्यवस्था की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो समझिएगा, मूल अधिकार से असंगत अलंकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, मतलब कोई भी ऐसा नियम, अधिनियम या उसके अंदर का कोई भी भाग जो मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है, तो वो प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी, है ना भाई। और यहां पर उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट, तो ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार की रक्षा करने का अधिकार किसको है, तो मूल अधिकार की रक्षा करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है और हाई कोर्ट को है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली विधि को अवैध या शून्य घोषित कर सकती है, अवैध या शून्य घोषित
कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन जो कि न्यायिक समीक्षा का आधार है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो होता क्या है समझिएगा, जैसे कोई भी अधिनियम वगैरह बनाए जाते हैं, कोई भी कानून बनता है हमारे देश में, तो पहले तो उसको लेकर के एक प्रस्ताव वगैरह होगा, फिर प्रवर समिति उसकी संवैधानिकता की जांच करती है, फिर वह बिल जो है जो भी सदन है उसमें पेश होता है, दोनों सदन से पारित होकर के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, फिर वो अधिनियम बनता है। ठीक है, इस दौरान न्यायालय द्वारा अधिनियम की न्यायिक समीक्षा भी की जाती है, मतलब वो न्याय संगत है कि नहीं, भारतीय संविधान में जो न्यायालयीन व्यवस्था की गई है उसके अंतर्गत है या नहीं, मतलब संविधान का अतिक्रमण तो नहीं करता, मूल अधिकार का अतिक्रमण तो नहीं करता, ठीक है, लोकतंत्र का अतिक्रमण तो नहीं करता, लोकहित में है या नहीं, इस प्रकार से किसी भी अधिनियम की न्यायिक समीक्षा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन है ना भाई, तो न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक समीक्षा का ही अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत किसी भी नियम अधिनियम की ऊपर न्यायालय को जो है चर्चा करने का, बात करने का, सुनवाई करने का अधिकार है। और यदि न्यायालय को ऐसा लगा कि वह अधिनियम संविधान के विरुद्ध है, मूल अधिकार के विरुद्ध है या लोकहित में नहीं है, तो उस अधिनियम को या उस अधिनियम के पूरे किसी भी भाग को अवैध घोषित करने या शून्य करार देने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को मूल अधिकार के अनुच्छेद क्रमांक 13 से प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद क्रमांक 13 भारतीय संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह से आपको चीजों को ध्यान में रखना है, समझना है। अब हम आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद क्रमांक 14 से, यहां से हमारा शुरू होगा समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। समझिएगा, अब यहां पर फिर से यही बात हो जाती है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये क्या है? अनुच्छेद क्रमांक 14 का विषय है, आर्टिकल नंबर 14 का टॉपिक है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। मूल अधिकार को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि कभी भी किसी भी एग्जाम में आप बैठे, फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, बात सिर्फ हॉस्टल वार्डन की नहीं है। ठीक है, तो अब देखिएगा, विधि के समक्ष समानता ये क्या है? विधि के समक्ष समानता ये क्या है? नकारात्मक अवधारणा है, फिर से नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि विधि के समक्ष समानता मतलब ये राज्य के विरुद्ध है और जनता को प्राप्त है, लेकिन विधियों का समान संरक्षण जो है वो सकारात्मक अवधारणा है, मतलब कि विधि का संरक्षण करने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है। तो विधि का संरक्षण करने के लिए राज्य जो भी आवश्यक कदम हो वो उठा सकती है और यह जनता के विरुद्ध होगा। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता नकारात्मक अवधारणा है, ये जनता को प्राप्त है राज्य के विरुद्ध, और विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक अवधारणा है, ये राज्य को प्राप्त है जनता के विरुद्ध। विधि के समक्ष समानता का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण जो है ये अमेरिका से लिया गया है। तो अनुच्छेद क्रमांक 14 में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, प्रश्न जो है इसी तरह के होते हैं। और विधि के समक्ष समानता मतलब कि आपका जो अनुच्छेद क्रमांक 14 है यह अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को ही नहीं, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि मूल अधिकार में से कौन कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, ये ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समानता नकारात्मक अवधारणा है और विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। ये है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 के कई पॉइंट्स हैं, अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद क्रमांक 15 क्या कहता है? 15 समझिएगा इसको स्टेप से, राज्य किसी भी नागरिक के प्रति, 15 अनुच्छेद क्रमांक 15(1), अनुच्छेद क्रमांक 15(1) क्या कहता है? राज्य किसी भी नागरिक के प्रति, तो पहली बात किसके हुई? राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी भी नागरिक के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, किस आधार पर? धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
तो राज्य जो है किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, ध्यान दीजिएगा शब्द प्रयोग किया हुआ है केवल, मतलब धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 पॉइंट हुए। धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 पॉइंट हुए। इस आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, इसके अलावा किसी अन्य आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। यह है केवल का मतलब। ठीक है, अब 15(2) देखिएगा, यहां पर क्या बताया गया। पहले में राज्य किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा, तो इसमें कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक पर इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन कहां पर, सार्वजनिक स्थानों पर। ठीक है, कोई भी राज्य जो है, कोई भी नागरिक जो है, ध्यान रखिएगा 15(2) क्या कहता है, कोई भी नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर दूसरे नागरिक से धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन अपने निजी स्थान में कर सकता है, मतलब अपने घर में कर सकता है। जैसे पेरेंट्स है, बेटा बेटी है, लड़का लड़की है, उसमें भेदभाव कर सकते हैं घर के अंदर, लेकिन सार्वजनिक स्थान पे नहीं कर सकते। ये संविधान का आर्टिकल नंबर 15 का दूसरा पॉइंट कहता है, 15(2). ठीक, तो 15(1) कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, 15(2) कहता है कि नागरिक नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा सार्वजनिक स्थान पर 5 आधार पर। ठीक है, वो 5 आधार जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या क्या है, धर्म, वंश, जाति, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। अब अनुच्छेद क्रमांक 15(3) को देखिए क्या कहता है। तो इसमें क्या बताया हुआ है, राज्य को यह अधिकार होगा कि वह स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। तो जैसे 15(1) में मैंने कहा कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, तो यहाँ पर लिंग आ गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो इसीलिए 15(3) में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य यदि आवश्यक समझे तो विशेष स्थानों पर स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। किसके लिए, स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। उदाहरण के लिए किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप देखिएगा कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में लिखा होगा कि उस ट्रांसपोर्ट का 33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसा बिल्कुल हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लिखा रहता है। तो ये जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद क्रमांक 15(3) के ही अंतर्गत है। अनुच्छेद क्रमांक 15(4) क्या कहता है, राज्य जो है अनुसूचित जाति मतलब कि एससी, जनजाति मतलब कि एसटी को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, तो राज्य को अनुच्छेद क्रमांक 15(4) से, क्योंकि देखो अनुच्छेद क्रमांक 15(1) में क्या था, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अरे बात समझ में, तो यहां पर एक समान, अब ध्यान दीजिएगा, यही से मतलब आरक्षण वगैरह की जैसे हम बात करें, लेकिन यहां पर क्या बोला, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से, है ना, मतलब किसी भी शैक्षणिक संस्था वगैरह में जैसे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वगैरह कभी होता है, तो क्यों होता है, तो वो आर्टिकल नंबर 15(4) के ही अंतर्गत होता है। तो यहां पर अनुच्छेद क्रमांक 14 को स्थापित करने के लिए, समानता का अधिकार या समता का अधिकार को स्थापित करने के लिए अनुच्छेद क्रमांक 15 में, मतलब कि पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा के में जोड़ने के उद्देश्य से ये व्यवस्था की गई है। पिछड़े वर्गों को, मतलब पिछड़े वर्ग में यहाँ पर जातिगत पिछड़े वर्ग नहीं बोल रहा हूं मैं, वे सभी एसटी, एससी या पिछड़े वर्ग के लोग जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सामाजिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से राज्य जो है विशेष उपबंध या नियम जो है बना सकता है, व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद क्रमांक 15(4) और 15(5) कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, ठीक है, विशेष छूट प्रदान कर सकता है। तो देखिएगा अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसमें 15(4) में सामाजिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से विशेष उपबंध कर सकता है, और यहां पर क्या है 15(5) में विशेष छूट प्रदान कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि यदि एससी कैंडिडेट है तो आयु में 5 वर्ष की छूट, ये इसके अंतर्गत आ गया।
सामान्य वर्ग के लिए या अनारक्षित वर्ग के लिए प्रवेश में कम से कम 60% अंक चाहिए, तो एससी को प्रवेश के लिए 50% अंक में प्रवेश दिया जा सके। इस प्रकार की जो छूट है वो आपका अनुच्छेद क्रमांक 15(5) के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। समझ में आना बहुत जरूरी है। और देखिए क्या होता है, किसी भी टॉपिक को हम पढ़े तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस हमसे बनने चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपके पास कौन कौन सी किताबें हैं, पर आपके पास जो भी बुक्स होगा, जो भी स्टडी मटेरियल होगा, इवन आपके पास नहीं भी है तो गूगल में सर्च कीजिएगा, मूल अधिकार से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह की बात करें, एमसीक्यूज की बात करें, तो यदि मेरी क्लास के बाद वो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो समझ जाइएगा आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे आपको प्रैक्टिस कराना है वो मैं अपनी बुक में तो आपको उपलब्ध कराऊंगा ही, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये हुआ अनुच्छेद क्रमांक 15। तो 15 1 2 3 4 5 पांचों को आपको विस्तार से, अलग से और ठीक से समझ के याद रखना है। ठीक, अब अनुच्छेद क्रमांक 16 क्या है? तो अनुच्छेद क्रमांक 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, तो देखिएगा गवर्नमेंट जॉब्स में जो आरक्षण है वो इसी के अंतर्गत है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, है ना। कहने का मतलब है कि जो भी लोक नियोजन होंगे, जो भी सिविल सर्विसेज या सिविल प्रोसीजर्स होंगे, जो भी सिविल एरिया होगा, उसमें सभी में आपको सबको समान अवसर मिले, सभी में सबको समान अवसर मिले, ये ध्यान रखना है। तो देखिए जैसे आपने देखा होगा कि एक बार सीजीपीएससी दिए और नायब तहसीलदार बन गए, ठीक है, लेकिन जब तक एज लिमिट है वो लगातार सीजीपीएससी एग्जाम में बैठ सकता है और डिप्टी कलेक्टर बनने का प्रयास कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी स्टूडेंट्स डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट तक नहीं पहुंचते, अधिकतर स्टूडेंट्स फिर से एग्जाम दिलाते हैं, तैयारी करते हैं, मतलब वो बार बार प्रयास करते हैं कि वो डिप्टी कलेक्टर बन जाएं। आ रही बात समझ में? तो एक बार सेलेक्ट हो गए तो भी उनको बैठने से एग्जाम में नहीं रोका जा सकता, मतलब लोक नियोजन में अवसर की समता आर्टिकल नंबर 16 के ही अंतर्गत है। तो इसको 4 पॉइंट में हम समझेंगे। अनुच्छेद क्रमांक 16(1) में लोक नियोजन में सभी के लिए समान अवसर, मतलब जो भी सिविल सर्विसेज वगैरह होगा उसमें सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, धर्म, राज्य, वंश, लिंग, जाति या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य जो है इन उन 5 आधार पर, फिर से धर्म, वंश, लिंग, जाति, निवास स्थान या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, मतलब इन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, दूसरे आधार पर कर सकता है। तो इन आधार पर भेदभाव न करते हुए सभी को समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, फिर अनुच्छेद क्रमांक 16(3) संसद किसी राज्य विशेष के लिए निवास की शर्त को हटा सकती है। ठीक है, तो यहां पर संसद को यह अधिकार है कि किसी विशेष राज्य के लिए निवास की शर्त को हटा सकती है। कहां से? यहां से। तो निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन निवास की शर्त को हटा सकती है। कैसे? पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखना, कभी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आता है तो पूर्वोत्तर राज्य के जो भी कैंडिडेट होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, कोई भी पुलिस भर्ती हुई है ना, तो पूर्वोत्तर राज्य के जो कैंडिडेट होंगे, यदि सामान्य अन्य क्षेत्रों के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ऊंचाई 170 सेंटीमीटर न्यूनतम रखी गई है, तो पूर्वोत्तर राज्य के कैंडिडेट के लिए 165, मतलब उनको 5 सेंटीमीटर की छूट प्रदान की जाएगी। ये 5 सेंटीमीटर की जो छूट प्रदान की गई है, ये नियम संसद द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पर ये नियम किस आधार पर बनाया गया है? निवास के आधार पर, पूर्वोत्तर राज्य में निवास करने वाले, तो निवास के आधार पर हुआ। आ रही बात समझ में? लेकिन यहां पर राज्य ने ऐसा कैसे किया? अनुच्छेद क्रमांक 16(3) के अंतर्गत किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य के जो लोग हैं, वहां की जो पब्लिक है, उनकी ऊंचाई भारत के अन्य क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की तुलना में औसतन कम पाई जाती है। इसलिए उनको समानता का अधिकार, मतलब लोक नियोजन में अवसर की समता को स्थापित करने के लिए उनको 5 सेंटीमीटर ऊंचाई में छूट प्रदान की गई। ठीक है, तो आयु में छूट प्रदान करना, ऊंचाई में छूट प्रदान करना या परसेंटेज में छूट प्रदान करना, ये इस तरह के नियम जो है राज्य बना सकती है। तो अनुच्छेद क्रमांक 16(3) ये कहता है कि संसद किसी राज्य विशेष के लिए निवास की शर्त को हटा सकती है। फिर अनुच्छेद क्रमांक 16(4) क्या कहता है?
राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। तो लोक नियोजन में मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वह अनुच्छेद क्रमांक 16(4) से स्थापित है। तो यहां पर राज्य को अधिकार है कि वह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यहां पर पिछड़े वर्गों का मतलब ओबीसी नहीं है, पिछड़े वर्ग में यहां पर एसटी, एससी, ओबीसी सभी आ जाएंगे। सामान्य दृष्टिकोण से वे लोग जो समाज की मुख्य धारा में अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, वो पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद क्रमांक 16(4) के ही अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। आ रही बात समझ में? फिर देखिएगा अनुच्छेद क्रमांक 17। अनुच्छेद क्रमांक 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, भारतीय संविधान में छुआछूत शब्द का प्रयोग किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न एक आया हुआ है एग्जाम में कि भारतीय संविधान में इस शब्द किनमें से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है। तो अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, संविधान में, मूल संविधान में वो उल्लेखित नहीं है। तो छुआछूत का अंत, इसका मतलब क्या है? आप सभी को भली भांति जानकारी है कि आज से हम 50 साल, 100 साल, 200 साल की पहले की बात करें तो जाति आधार पर काफी ज्यादा डिवाइडेशन था, जाति और धर्म के आधार पर, और बिल्कुल छुआछूत वगैरह की जो स्थिति है वो बिल्कुल थी, और मतलब इसके आधार पर एक वर्ग विभेद भी रहा है ना भाई। तो ये समाज का बहुत ही नकारात्मक पहलू था। तो जब नए भारत का निर्माण हुआ, भारतीय संविधान की स्थापना हुई, तो अनुच्छेद क्रमांक 17 के माध्यम से, आर्टिकल नंबर 17, अनुच्छेद क्रमांक 17 के माध्यम से छुआछूत का अंत किया गया और इसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। इसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। छुआछूत क्या होता है ये मुझे आपको ज्यादा इलोबरेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी इससे से भली भांति परिचित है, और सामने नहीं भी देखा होगा आपने तो टीवी में, मूवीज वगैरह में तो जरूर देखा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद क्रमांक 17 का विषय क्या है? छुआछूत का अंत, और इसको दंडनीय अपराध में शामिल किया गया है। तो आज की डेट पे कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा अपराध ऐसा करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा, और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसके विरुद्ध दंड का प्रावधान है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रोसीजर होगा और आईपीसी के अंतर्गत फिर उसको दंडित किया जाएगा न्यायालय द्वारा, यदि ऐसा अपराध कारित किया जाता है तो। और अनुच्छेद क्रमांक 18 क्या है? तो अनुच्छेद क्रमांक 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। कौन सी उपाधियों का अंत? वे उपाधियां जो पहले अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों को प्रदान की गई थी, जैसे सर की उपाधि है, नाइटहुड की उपाधि है। ऐसा आपने सुना होगा, भारतीय इतिहास की क्लास जब होगी, सौरभ सर भारतीय इतिहास की क्लासेस लेंगे तो उस दौरान आपको कुछ चीजें ऐसी सुनने को, देखने को भी मिलेगी कि इसको नाइटहुड की उपाधि दी गई। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार की जो भी उपाधियां ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई है, उन उपाधियों का भारतीय संविधान की स्थापना से ही, प्रवर्तन से ही उपाधियों को अंत किया जाता है। जैसे राजकुमार की उपाधि, राजकुमारी की उपाधि, इन सभी को समाप्त किया गया अनुच्छेद क्रमांक 18 से। तो अनुच्छेद क्रमांक 18 का विषय क्या है? उपाधियों का अंत। क्या समझ में आ रही बात? लेकिन सेना द्वारा दी गई उपाधि और शिक्षा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, शिक्षा, तो सेना एवं शिक्षा, ठीक है, इनके द्वारा जो भी उपाधि प्रदान की जा रही है उसका अंत नहीं किया जाएगा। जैसे आप देखेंगे डिफेंस में हम बात करें तो ब्रिगेडियर एक रैंक है ना, एक सेना के अधिकारी का एक रैंक है, ब्रिगेडियर है, कैप्टन है, मेजर है, एयर फील्ड मार्शल है, फ्लाइंग ऑफिसर है, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट है। अरे बात समझ में? तो ये सभी क्या है? उनके रैंक है, और रिटायर होने के बावजूद ये रैंक उनके नाम के साथ लगते हैं। तो ये उपाधियां, जैसे सेना मेडल, आपने कभी किसी डिफेंस ऑफिसर्स के नाम के साथ देखा होगा, VSM विशिष्ट सेना मेडल, AVSM अति विशिष्ट सेना मेडल, PVSM परम विशिष्ट सेना मेडल, ये उनको दी गई उपाधि है। ठीक है, तो इसका अंत कभी नहीं होगा। तो ये प्रदान किया हुआ सेना से उपाधि है। वैसे शिक्षा में हम बात करें तो आपने बहुत सुना होगा
पीएचडी एक उपाधि है, ठीक है। फिर आप देखोगे बीएड भी क्या है, उपाधि है। डीएड भी क्या है, उपाधि है, ठीक है। ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान की गई उपाधियां हैं। तो अनुच्छेद क्रमांक 18 से उपाधियों का अंत किया गया, परंतु सेना एवं शिक्षा द्वारा प्रदान की गई उपाधियों का अंत नहीं किया गया, वो जो है हमेशा रहेगा। और इसमें एक प्रावधान ये है कि यदि किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी दूसरे देश से, मतलब कि विदेश से कोई भी उपाधि प्रदान की जाती है, तो उपाधि ग्रहण करने के पूर्व उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होगा, ठीक है। तो किसी भी भारतीय नागरिक को दूसरे देश से, विदेश से कोई भी उपाधि दी जाती है, उपाधि प्रदान की जाती है, ठीक है, तो उस उपाधि को प्रदान करने के पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, ध्यान रखिएगा। उस उपाधि को ग्रहण करने से पूर्व संबंधित नागरिक को भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। तो उपाधि को प्रदान करने से पूर्व नहीं, उपाधि को ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 कंप्लीट हुआ। समानता के अधिकार के ऊपर अभी हमारी बातचीत पूरी हुई। फिर देखिएगा अनुच्छेद क्रमांक 19। अनुच्छेद क्रमांक 19 का विषय क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इसमें देखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद क्रमांक 19, 20, 21 और 22 चार आर्टिकल आएंगे। अनुच्छेद क्रमांक 19, 20, 21 और 22, है ना। तो देखिए अनुच्छेद क्रमांक 19 क्या कहता है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय का, ठीक है, आदि विषय का स्वतंत्रता। तो अब 19 को हम दो तरह से समझते हैं। एक जो है आर्टिकल नंबर 19(1) और एक होगा आर्टिकल नंबर 19(2). और आर्टिकल नंबर 19(1) को हम क, ख, ग, घ मतलब अलग अलग पॉइंट्स में देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अनुच्छेद क्रमांक 19(1) और 19(2) दोनों महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद क्रमांक 19(1) में, अनुच्छेद क्रमांक 19 में आपका वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद क्रमांक 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात करें तो अनुच्छेद क्रमांक 19(1) से स्वतंत्रता कौन कौन से हैं ये मिलता है। और अनुच्छेद क्रमांक 19(2) क्यों महत्वपूर्ण है? ये उन आधारों का वर्णन करता है जिस आधार पर 19(1) को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद क्रमांक 19(2) क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के अधिकारों का वर्णन करता है, आधारों का वर्णन करता है, किस आधार पर स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो पहले देखते हैं 19(1) में स्वतंत्रता के अधिकार कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। तो 19(1) का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने का अधिकार, आप जो भी विचार हैं उसको अभिव्यक्त करने का अधिकार आपको 19(1) क से मिलता है। और अब जो भी, जैसे आपके मन में कोई भी विचार है, आप मुझसे कोई भी बात शेयर करना चाहते हो तो आप मैसेज भेज करके भी शेयर कर सकते हो, कॉल करके भी बात करके शेयर कर सकते हो, मिल करके भी बात करके शेयर कर सकते हो, अपने मैसेज का वीडियो बना करके वीडियो भी आप मेरे को शेयर कर सकते हो। आ रही बात समझ में? मतलब कई सारे माध्यम हैं। या पत्र लिख करके भी आप मेरे को शेयर कर सकते हो, या समाचार में जैसे होता है, देखेंगे वैलेंटाइन डे वगैरह का जब टाइम आता है तो न्यूज़पेपर में प्रेम संदेश बहुत सारे देखे जाते हैं। अब वहां पर क्या हुआ, न्यूज़पेपर में अपने विचार को अभिव्यक्त किया जाता है उस व्यक्ति के प्रति जिससे हमको प्रेम है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता, समाचार या सूचना का अधिकार, सूचना जानने का अधिकार, समझिएगा, एक होता है सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में या मूल अधिकार में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है। सूचना जानने का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सूचना जानने का मतलब है राज्य कोई भी कार्य जैसे करती है,
तो उस किए गए कार्य की पूरी जानकारी नागरिक को, जनता को उपलब्ध कराना ये राज्य का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है ना। जैसे छोटे छोटे ग्राम पंचायत में भी कोई निर्माण हुआ तो जिस भी भवन का निर्माण हुआ है तो उसके सामने आप देखेंगे लिखा रहेगा कौन सा भवन है, किस प्रयोजन से, किस मद से कितनी राशि खर्च हुई, क्या बनाया गया है, कितनी उसकी आयु सीमा है, सारी जानकारी। और वो तो कुछ जानकारी होती है, टोटल डिटेल आपको चाहिए तो आप आरटीआई का प्रयोग करते हुए पूरा डिटेल आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो राज्य अपने से जो जानकारी देता है वो है आपका सूचना जानने का अधिकार। तो राज्य जानकारी कैसे देता है? न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, अपनी खुद की मैगजीन्स वगैरह छाप करके, जैसे स्टेट में भी जनमन पत्रिका छपती है तो जनमन पत्रिका के माध्यम से राज्य सरकार, राज्य द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसकी जानकारी विस्तार से पब्लिक को उपलब्ध कराती है। आ रही बात समझ में? तो प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) का के अंतर्गत आता है या 19(1) के अंतर्गत आता है। समाचार या सूचना जानने का अधिकार, ये सभी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। तो 19(1) का ख देखिएगा, शांतिपूर्वक या निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, है ना भाई। तो कोई भी सम्मेलन या कार्यक्रम शांतिपूर्वक या बिना किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े या युद्ध के या लोक शांति को भंग किए बिना किसी भी प्रकार का सम्मेलन आप आयोजित कर सकते हो। यह अधिकार आपको 19(1) ख से मिलता है। और 19(1) ग संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, मतलब सहकारी समिति बनाने का, संघ बनाने का या राजनीतिक दल बनाने का या सोसाइटी बनाने का अधिकार आपको है 19(1) ग से। तो समझिएगा, जैसे विवेकानंद जी की बात करें या बौद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें या किसी भी अन्य व्यक्ति की बात करें, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है आपके सामने। मन में जो विचार आए, जैसे विवेकानंद जी की मैं बात करूं तो उनके अंदर जो भी विचार आए उन विचारों को उन्होंने अभिव्यक्त किया, उन विचारों को उन्होंने अभिव्यक्त किया। और उन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? सम्मेलन का आयोजन किया। और जब उनके विचारों से पब्लिक प्रभावित हो गई सम्मेलन में, तो उन लोगों को जोड़ते हुए उन्होंने क्या किया? संघ बनाया, सोसाइटी बनाई या राजनीतिक दल बनाया, जिस भी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। अरे बात समझ में? तो मतलब स्टेप बाय स्टेप, विचार से सम्मेलन, सम्मेलन से संघ बन गया, एक समिति बन गई, एक सोसाइटी बन गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये तीन आपको समझ में आया हो। फिर आपका देखिएगा 19(1) घ, ये क्या कहता है? जब विचार अभिव्यक्त हो गए, सम्मेलन हो गया और सोसाइटी भी बन गई, तो इसके बाद अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भ्रमण की स्वतंत्रता। ठीक है, किसी भी नागरिक को देश के किसी भी भाग में भ्रमण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है 19(1) घ से। अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए अपने संघ को और बड़ा बनाने के लिए आप पूरे देश में भ्रमण कर सकते हो, लेकिन देश के अंतर्गत जो भी प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर भ्रमण की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी, और जहां पर अनुमति मिलती ही नहीं वहां आप नहीं जा सकते, है ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि भ्रमण की स्वतंत्रता प्राप्त है तो आप देश के अंतर्गत कहीं भी चले जाओगे। ठीक है, पूरे भारत देश में आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। आप भारतीय नागरिक हो तो प्रतिबंधित क्षेत्र में आपको अनुमति की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 19(1) अंगा, इसमें देखिएगा आवास की स्वतंत्रता। ठीक है, भारत के अंतर्गत किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में निवास करने की या वहां पर अपना आवास प्रदान करने की स्वतंत्रता, आवास बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19(1) अंग से। अरे बात समझ में? ये उसका 5वां पॉइंट है, तो आवास की स्वतंत्रता। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के घर में घुस करके जाके रहने लगे या किसी की निजी संपत्ति में अतिक्रमण करते हुए रहने लगे। आवास की स्वतंत्रता तो है, पर विधि पूर्वक, ये ध्यान रखिएगा, आवास की स्वतंत्रता किस पूर्वक है? विधि पूर्वक है। मतलब किसी की निजी संपत्ति में, या चाहे वो निजी संपत्ति किसी की भी हो, उसकी निजी संपत्ति में आपको आवास की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी। आवास की स्वतंत्रता देश के किसी भी हिस्से में है, लेकिन विधि पूर्वक। तो पूरा देश घूमे और जो एरिया अच्छा लगा वहां अपना आश्रम बना लिया, वहां अपनी संस्था का केंद्र बना लिया, मुख्यालय बना लिया। ठीक है, ये आवास की स्वतंत्रता हुई। फिर देखिएगा अनुच्छेद 19(1) च,
वित्त, वाणिज्य, व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता। तो भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी भाग में वित्त, वाणिज्य, व्यापार मतलब जीवन यापन करने के लिए व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है अनुच्छेद 19(1)(च) से। पर ध्यान रखिएगा, अवैध व्यापार की स्वतंत्रता नहीं मिलती, अनैतिक व्यापार की स्वतंत्रता नहीं मिलती। जो भी व्यापार है वह नियम संगत होना चाहिए, नियम संगत व्यापार की अनुमति आपको मिलती है। ठीक है, और यह व्यापार आप भारत के किसी भी हिस्से में या कारोबार भारत के किसी भी हिस्से में शुरू कर सकते हैं। यह है अनुच्छेद 19(1)(च). ठीक है, तो जैसे पेट्रोल है तो इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, मेडिकल है इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसकी अनुमति ही नहीं मिलती, किसी को नहीं दी जाती। कुछ ऐसे बिजनेस हैं, व्यापार हैं जिसको राज्य स्वयं संचालित करता है। अरे बात समझ में? तो व्यापार की स्वतंत्रता तो है, लेकिन अवैध या अनैतिक व्यापार की स्वतंत्रता नहीं है। यह हुआ अनुच्छेद 19(1). फिर अनुच्छेद 19(2) जो है यह कहता है कि ऊपर जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं उस पर प्रतिबंध स्थापित किया जा सकता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। किस आधार पर? किस आधार पर? ठीक है, युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकती है राज्य। किस आधार पर? यदि वह भारत की संप्रभुता को खंडित करता हो, भारत की अखंडता के विरुद्ध हो, राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध हो, या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के विरुद्ध हो, लोक व्यवस्था के विरुद्ध हो, शिष्टाचार के विरुद्ध हो, सदाचार के विरुद्ध हो, न्यायालय का अपमान करता हो, या मानहानि करता हो, या अपराध उद्दीपन के संबंध में। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है तो उसको जेल में रखा जाएगा और दंड दिया जाएगा। तो यहां पर अपराध उद्दीपन के आधार पर उसके स्वतंत्रता के अधिकार में प्रतिबंध स्थापित किया गया। समझ में आ रही बात? तो राज्य जो है इन आधारों पर अनुच्छेद 19(1) पर प्रतिबंध लगा सकता है। युक्ति युक्त निर्बंधन, प्रतिबंध मतलब क्या है? युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकता है, नियम में चलते हुए उस पर प्रतिबंध स्थापित कर सकता है। तो इन आधारों को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। यह है आपका अनुच्छेद 19(2). ठीक है, अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 द्वारा प्रदान किया गया है। इसको 3 भाग में समझते हैं। पहला है भूतलक्षी या कार्योत्तर विधि से संरक्षण। इसका मतलब यह है कि अपराध जब आपने कारित किया तो अपराध कारित करते समय जो नियम है या जो दंड है उसी के अनुसार आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, अपराध कारित करते समय जो नियम है या दंड है उसी के अनुसार आपको दंडित किया जाएगा। यदि आपके अपराध कारित करने के बाद उस नियम में या दंड में कोई परिवर्तन हो गया तो परिवर्तित या नए नियम या दंड के अनुसार आपको दंडित नहीं किया जाएगा। तो अपराध कारित होता है तो जो भी प्रक्रिया होगी और जो भी दंड होगा वह उस नियम के अनुसार होगा या उस प्रक्रिया के अंतर्गत होगा जिस समय वह अपराध किया गया है। ठीक है, तो बाद में कोई, जैसे मान लो चोरी की सजा के लिए 3 महीने का सजा का प्रावधान था जब आपने चोरी की तब, और 6 महीने बाद चोरी की सजा के लिए न्यूनतम दंड 1 वर्ष हो गया, तो आपको 1 वर्ष की सजा नहीं मिलेगी। चोरी करते समय अधिकतम 3 महीने का दंड का प्रावधान था, तो आपको 3 महीने के कारावास का दंड मिलेगा। नए नियम के मुताबिक आपको दंडित नहीं किया जा सकता। इसी को कहा जाता है भूतलक्षी या कार्योत्तर विधि से संरक्षण। ठीक है, तो अपराध को करते समय विद्यमान विधि के अधीन ही दंड दिया जाएगा, है ना भाई, और अपराध करते समय ही विद्यमान विधि के अंतर्गत ही अपराधी ठहराया जाएगा, जो भी प्रक्रिया होगी। दूसरा पार्ट है इसका, एक हुआ कार्योत्तर विधि से संरक्षण। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण या भूतलक्षी विधि से संरक्षण से आप क्या समझते हो? 4 ऑप्शन को देखना है, पढ़ना है, और जो मैंने बताया उसी से संबंधित ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए
एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद क्रमांक 20 का दूसरा भाग है ये, ठीक है, कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। और तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, मतलब कि कोई भी व्यक्ति को, जो अपराधी है, उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए या स्वयं के विरुद्ध सबूत प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह है आपका अनुच्छेद क्रमांक 20। अब अनुच्छेद क्रमांक 21 क्या है? तो मूल अधिकार के जितने भी अधिकार हैं उसमें सबसे ज्यादा वृहद रूप से विस्तारित है अनुच्छेद क्रमांक 21। जैसे सीजी यूपीएससी प्रीलिम्स में एक प्रश्न आया हुआ था कि एक युवक ने या एक लड़के ने दूसरी लड़की से, जो कि उसकी जाति या धर्म की नहीं थी, उससे विवाह कर लिया, तो यह अधिकार उसको मूल अधिकार के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? ठीक है, तो मूल अधिकार, कभी भी ध्यान रखिएगा, किसी भी ऐसे अधिकार की बात हो जो अन्य अधिकारों में कहीं पे भी वर्णन नहीं है, तो वो सब कहां है? तो वो सब अनुच्छेद क्रमांक 21 में है। अनुच्छेद क्रमांक 21 जो है अंतरजातीय विवाह की अनुमति आपको देता है। कैसे? देखिएगा, अनुच्छेद क्रमांक 21 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद क्रमांक 21 में बताया गया है जीवन में दैनिक स्वतंत्रता से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये दैनिक नहीं है, दैहिक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो जीवन में दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, दैनिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है, दैनिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये प्राप्त है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद क्रमांक 21 का विषय क्या है? जीवन में दैनिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब इसमें दो भाग हो गए, एक हो गया प्राण और एक हो गया दैहिक। तो इस पर जब समस्या हुई तो उच्चतम न्यायालय ने प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या की है। ठीक है, तो प्राण की स्वतंत्रता से तात्पर्य उन स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाए, गरिमापूर्ण बनाए, सार्थक बनाए या पूर्ण बनाए। तो आपका विवाह करना जो है वो जीवन को पूर्ण बनाने की ओर ही उठाया गया कदम है। हरी बात समझ में? इसलिए अंतरजातीय विवाह की अनुमति अनुच्छेद क्रमांक 21 देता है। तो प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने को, गरिमापूर्ण बनाने को, सार्थक बनाने को या पूर्ण बनाने को जो भी आवश्यक कदम आपको उठाना है आप उठा सकते हो। ये प्राण की स्वतंत्रता है। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि अवैध गिरफ्तारी से आपका संरक्षण या अवैध कारोबार, अवैध विरोध से संरक्षण। मतलब यदि आपने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, आपने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, तो आपकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ये हुआ दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। ठीक है, ये हुआ दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद क्रमांक 21 में है। तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार की स्वतंत्रता जो है लगभग आ जाती है। ठीक है, फिर देखिएगा अनुच्छेद क्रमांक 21 का ये जो है 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 से जोड़ा गया है। ठीक है, 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 से जोड़ा गया है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि अनुच्छेद 21 का क्या है? शिक्षा का मूल अधिकार, जो कि 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 से जोड़ा गया। इसके अंतर्गत यह प्रावधान बनाया गया है क्या कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सभी के लिए जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी और किया भी जा रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 21 का 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 से जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत क्या किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। निशुल्क एवं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया।
इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया है और 1 अप्रैल 2010 से ये देश पे लागू हो गया है। तो ये आपका है अनुच्छेद क्रमांक 21। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद क्रमांक 22 को लेकर के। ठीक है, तो अनुच्छेद क्रमांक 22 क्या है? तो अनुच्छेद क्रमांक 22 के अंतर्गत बताया गया है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो देखिएगा गिरफ्तारी जो है 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य दंड विधि और एक निवारक निरोधन। मतलब जैसे आपका आतंकवादी गतिविधि कुछ आप करते हुए आपको पाया जाता है तो वो क्या होगा, निवारक निरोधन विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी होगी। और जैसे चोरी हुआ, हत्या हुआ, डकैती हुआ, सामान्य अपराध हुए तो फिर ये क्या होगा, सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी होगी। ठीक है, तो दोनों को लेकर के प्रावधान अलग अलग हैं। तो सामान्य दंड विधि के अधीन यदि गिरफ्तारी होती है तो अनुच्छेद 22 आपको कुछ अधिकार देता है। पहला, सामान्य दंड विधि के अधीन यदि गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे से अधिक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना आपको गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता। तो आपको थाने में 24 घंटे से अधिक समय तक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के थाने में नहीं रखा जा सकता। गिरफ्तारी आपकी किस वजह से की गई, इस कारण को यथाशीघ्र आपको अवगत कराया जाना है। तो जैसे ही गिरफ्तारी होगी, आपकी गिरफ्तारी क्यों हुई, इस कारण को जानने का अधिकार आपको है और अपनी रुचि के अधिवक्ता से बचाव एवं परामर्श का अधिकार भी आपको अनुच्छेद क्रमांक 22 के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद क्रमांक 22 जो है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत सामान्य दंड विधि के अधीन यदि आपकी गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे से अधिक समय तक न्याय मजिस्ट्रेट की अनुमति बिना नहीं रख सकते। न्याय और गिरफ्तारी के कारण को तत्काल बताया जाएगा और अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श लेने या बचाव करने का अधिकार आपको प्रदान किया जाता है अनुच्छेद क्रमांक 22 के अंतर्गत। निवारक निरोधन विधि के अंतर्गत यदि आपकी गिरफ्तारी होती है तो इन अधिकारों से आपको वंचित किया जा सकता है। यह अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, दोनों में इतना ही अंतर है। ठीक है, तो आज की क्लास में अभी हमने मूल अधिकार प्रारंभ करते हुए अनुच्छेद क्रमांक 12 देखा, अनुच्छेद क्रमांक 13 देखा, समानता का अधिकार हमने समाप्त किया और स्वतंत्रता का अधिकार अभी हमने समाप्त किया। ठीक है, तो मुख्य बिंदु जो भी हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया है। नोट्स इसका बुक के माध्यम से मैं बहुत जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। हॉस्टल वार्डन अपडेटेड सिलेबस की जो किताब है वो लगभग 10 अप्रैल 2024 तक आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज चालू हो चुका है, जितनी जल्दी हो सके द CGPSC कोच ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें और रेगुलर बार बार टेस्ट को दे करके प्रैक्टिस करते रहें। सो अब आगे देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार से मूल अधिकार को हम कंटिन्यू करेंगे और अभी लगातार जल्दी जल्दी क्लासेस लेकर के GS वाला जो पार्ट है उसको जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मूल अधिकार मूल कर्तव्य पूरा बताऊंगा, उसके साथ साथ आपका सूचना का अधिकार पूरा बताऊंगा, लोकसभा राज्यसभा पूरा बताऊंगा, विधानसभा चुनाव से महत्वपूर्ण तथ्य पूरा बताऊंगा, लोकसभा चुनाव से महत्वपूर्ण तथ्य पूरा बताऊंगा। ठीक है, जितना भी सिलेबस में है वो पूरा पोर्शन में बताऊंगा और मैं आपको इस बात का कमिटमेंट दे रहा हूं कि इस भाग से जो 2 प्रश्न पूछे जाने हैं वो मेरी क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, GS को लाइटली नहीं लेंगे। 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाने हैं और ये वो जगह है जहां पर अधिकतर लोग गलती करेंगे। तो जो भी छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको गलती नहीं करना है और मैं आपको गलती करने दूंगा नहीं। अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और कोई भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, या क्लास कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट करके आप बताएं।